Assalamu alaikum and welcome back to Intellect Coaching Center YouTube channel. Upon the request of so many students and viewers, स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा गुजारिश करी और इस चीज़ की ख्वाहिश जाहिर करी कि काइंडली चैप्टर के एंड में जो एक्सरसाइजेस होती हैं उसके सॉल्यूशंस को डिस्कस किया जाए। सो आज वही हम करने के लिए जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 1। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद एमसीक्यूज। याद रखिएगा जितने भी एमसीक्यूज होते हैं या फिर जितने भी क्वेश्चन आंसर्स होते हैं उनके जो जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनके जो आंसर्स हैं वो किताब से ही निकाले जाते हैं। तो आपको कहीं कुछ और ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। ऑलराइट, सो नंबर 1 इज टू बेक अ केक इज एन एग्जांपल ऑफ द आंसर इज प्रॉब्लम। अच्छा, द पीपल यूज टू गेट कंफ्यूज विद एल्गोरिथम। याद रखिएगा कि बेकिंग अ केक, इन केक केक को बेक करना ये एक प्रॉब्लम है और जो इसकी रेसिपी है दैट इज एन एल्गोरिथम। सो डोंट कंफ्यूज विद इट कि भाई ये प्रॉब्लम है या फिर एल्गोरिथम है। बेकिंग अ केक is problem, and how to bake a cake and what is the recipe of baking a cake, that is called algorithm. Number two is to find a feasible solution to a problem. The first step is to, ये बात हम लोग चैप्टर के अंदर पढ़ के आ चुके हैं कि किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मालूम करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट द प्रॉब्लम इज, एग्जैक्टली व्हाट द प्रॉब्लम इज। सो दैट इज आइडेंटिफाई एंड एनालाइज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और उसको एनालाइज करना। नंबर थ्री इज स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम इज इन सिंपल लैंग्वेज इज कॉल्ड एल्गोरिथम। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज बिट डिफरेंट। फ्लो चार्ट आपको पता है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है और डेटा बिल्कुल डिफरेंट चीज है। फोर्थ वन इज डैश शोज द लॉजिक ऑफ प्रोग्राम ग्राफिकली। जो मैं अभी आपको एमसीक्यूज नंबर 3 में बता रहा था कि ग्राफिकली किसी भी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को शो करना या लॉजिक को शो करना या स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन को शो करना, लेकिन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। नंबर 5, सिंबल इज यूज्ड फॉर इनपुट आउटपुट इन फ्लो चार्ट। इनपुट और आउटपुट के लिए ट्रायंगल, द आंसर इज नो। स्क्वायर भी इस्तेमाल नहीं होता। पैरेललोग्राम इस्तेमाल होता है इनपुट आउटपुट के लिए, जबकि रेक्टेंगल इस्तेमाल किया जाता है प्रोसेसिंग के लिए। नंबर 6 वन इज एलिमेंट्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर आर नॉट कनेक्टेड सीक्वेंशियली। इनमें से कौन सा ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एलिमेंट्स सीक्वेंशियली कनेक्टेड नहीं होते। एरेज के अंदर हम पढ़ के आए हैं कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन होती है, बैक टू बैक एलिमेंट्स कनेक्टेड होते हैं। क्यू और स्टैक दोनों के अंदर बैक टू बैक एलिमेंट्स कनेक्टेड होते हैं, लेकिन हाँ ग्राफ के अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो कनेक्टेड नहीं होते सीक्वेंशियली, बल्कि वो रैंडम मैनर के अंदर कनेक्टेड होते हैं। एमसीक्यूज नंबर 7 इज डैश स्टोर्स डेटा इन हायरार्किकल मैनर। हायरार्किकल हमने लेक्चर के अंदर ये डिस्कस किया था कि हायरार्की बनती है, जिसके मैंने आपको फैमिली ट्री की मिसाल भी दी थी। सो स्टैक, क्यू, एरे, ये तीनों कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन है। बैक टू बैक इसके अंदर एलिमेंट्स आ रहे होते हैं, जबकि ट्री में हायरार्की की फॉर्म में आप अपने डेटा को स्टोर कर रहे होते हैं। एट्थ वन इज when that data is pushed in stack, it means the data is पुश। स्टैक के अंदर हमने दो टर्म्स का मुताला किया था, एक था पुश और दूसरा था पॉप। पुश का मतलब था टू इंसर्ट एन एलिमेंट इनटू द स्टैक, जबकि पॉप का मतलब था टू डिलीट एन एलिमेंट इनटू द स्टैक। तो बेसिकली दो ही ऑप्शन इसमें पॉसिबल थे, ए और बी। पुश का जिक्र किया जा रहा है, सो दैट इज इंसर्टेड। इफ इट वुड बी पॉप्ड तो इसका मतलब होता डिलीटेड। नाइन्थ वन इज इन बाइनरी ट्री ईच चाइल्ड कैन हैव मैक्सिमम। नाम से पता चल रहा है कि एक ऐसा ट्री है, बाइनरी ट्री है, और बाइनरी का मतलब क्या होता है, दो। तो हर चाइल्ड के कितने मैक्सिमम, ईच चाइल्ड कैन हैव मैक्सिमम कितने नोड्स, टू नोड्स। टेंथ वन इज ट्रेवर्सिंग एन एरे मींस एक्सेसिंग। ट्रेवर्सिंग एरे के अंदर हमने डिफरेंट ऑपरेशंस पढ़े थे, ट्रेवर्सिंग पढ़ा था, इंसर्शन पढ़ा था, डिलीशन पढ़ा था, सर्चिंग पढ़ा था। तो ट्रेवर्सिंग का मतलब क्या होता है, ईच एक्सेस करना ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द एरे। एरे के अंदर मौजूद तमाम एलिमेंट्स को एक्सेस करना इज कॉल्ड ट्रेवर्सिंग। Now let's start with the question and answers. The first question is describe the steps involved in problem solving. सवाल है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में कौन कौन से स्टेप्स शामिल किए जाते हैं एंड वी हैव टू डिस्क्राइब इट। कुछ टर्म्स हैं उनको बारे में नोट फरमा लीजिएगा। जब भी डिस्क्राइब का वर्ड आता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपको सारी चीजें डिटेल में बतानी है। अगर कहीं पर डिफाइन लिखा हुआ आता है तो उसका मतलब होता है कि यू आर जस्ट सपोज टू गिव द डेफिनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर टर्म। आपको सिर्फ उस टर्म की डेफिनेशन देनी है। यहाँ पे डिस्क्राइब का जिक्र आ रहा है तो लेट्स डिस्क्राइब इट।
तो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस के बारे में हमारा ये गालिबन पहला ही टॉपिक था चैप्टर के अंदर, और उसके अंदर हम लोग ये पढ़ के आए थे कि 4 स्टेप्स शामिल होते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द डिफाइन द प्रॉब्लम, जनरेट ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस, देन वी हैव इवैल्यूएट एंड सेलेक्ट एन ऑल्टरनेटिव, इंप्लीमेंट एंड फॉलो अप ऑन द सॉल्यूशन। डिफाइन द प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि हमें हमारा जो सबसे पहला काम है वो ये है कि हम सबसे पहला और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम ये होता है कि मसले को तलाश करना कि व्हाट एग्जैक्टली द प्रॉब्लम इज। उमूमी तौर पे होता क्या है कि आप पहले स्टेप में ही गलती कर जाते हैं, आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। मैं अगर इसमें मिसाल दूं आपको डॉक्टर की, कि अगर डॉक्टर आपकी बीमारी ही सही तरह डायग्नोज ना कर पाए तो वो आपकी ट्रीटमेंट भी सही तरह से नहीं कर सकता। आप गाड़ी की मिसाल ले लें, आप बाइक की मिसाल ले लीजिए, कि अगर आपने प्रॉब्लम ही उसमें गलत आइडेंटिफाई करी है तो आप उसका कोई बेहतर सोल्यूशन नहीं दे सकते। आप मिसाल के तौर पर आपकी जो गाड़ी है वो या बाइक जो है वो सही तरह नहीं चल रही है, वो उसकी स्पीड तेज नहीं हो रही है, और मिसाल के तौर पर उसके इंजन में कोई फॉल्ट है और आप उसका व्हील थ्रू करवाते फिर रहे हैं या व्हील के बेरिंग चेंज करवाते फिर रहे हैं, तो आपका जो मसला है वो आपका हल नहीं हो सकता। तो पहली चीज ये है कि आपको पता होना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली द प्रॉब्लम इज। अच्छा, जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है, जनरेट ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस। हमारा हमारा मसला ये है कि हम पहले सॉल्यूशन के ऊपर काम करते हैं और समझते हैं कि यही सही है। द आंसर इज नो, ऐसा नहीं होता। आप ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस को जनरेट करके देखिए, मल्टीपल सॉल्यूशंस को जनरेट करके देखिए। ऑल्दो कि आपको पहले सॉल्यूशन से आंसर मिल चुका है, लेकिन आप फिर भी उसके ऊपर और ट्राई करते रहिए कि सो दैट यू कैन हैव द ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन। आपको शायद उससे ज्यादा बेहतर कोई सॉल्यूशन मिल जाए। पॉइंट नंबर 3 उसी को कंटिन्यू कर रहा है कि जब आपने एक ही प्रॉब्लम को, एक ही मसले को 2 से 3 या 5 6 तरीकों से सॉल्व किया, अब आप उसमें से देख लीजिए कि कौन सा बेस्ट है। आप इसकी मिसाल मैथ्स के सवालात से ले सकते हैं कि एक सवाल को सॉल्व करने के लिए यूज्ड टू बी मल्टीपल मेथड्स। लेकिन अगर आप पहले ही मेथड को समझ लेंगे यार यही सबसे ज्यादा आसान है, तो फिर आप आगे ग्रो नहीं कर सकते। तो आपने एक ही सवाल को 3 से 4 तरीकों से सॉल्व किया और अब आपने उसमें से इवेल्युएट कर लिया कि भाई इनमें से कौन सा बेहतर तरीकेकार है। पॉइंट नंबर 4 से इम्प्लीमेंट एंड फॉलो अप ऑन द सॉल्यूशन, कि आपने जो सॉल्यूशन निकाला है आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, और अगेन यू आर नॉट सपोज टू स्टक टू इट, बल्कि आप उसका फॉलो अप भी लेते रहिए कि अब अगर मैं इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करूं तो क्या कोई बेहतर रिजल्ट जनरेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगेन इन द फील्ड ऑफ मेडिकल इंडस्ट्री, मेडिकल साइंसेज के अंदर जो डॉक्टर्स हैं वो भी यही काम कर रहे हैं। रिसर्च इसी तरीके से कैरी फॉरवर्ड की जाती है कि भाई मैंने एक पेशेंट के ऊपर एक पर्टिकुलर मेडिसिन टेस्ट करी, मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिल गए, दैट्स गुड। अगेन दोबारा से कोई दूसरा पेशेंट आया, मैंने उस पर दोबारा से वो मेडिसिन टेस्ट करी, अगेन इट इज गिविंग मी द बेटर रिजल्ट। अगर वो तीसरा पेशेंट आया, मैंने उसके ऊपर टेस्ट करी है लेकिन वो अच्छा काम नहीं कर रही, तो यस आई हैव टू नोट इट डाउन कि पहले 2 पेशेंट्स में ऐसी क्या क्या सिम्टम्स थे, क्या फीचर्स थे जो मेरी मेडिसिन सही तरह से काम कर गई और तीसरे पेशेंट पे काम नहीं कर रही है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। All right. Question number 2 is what are the advantages of developing algorithms? यानी कि algorithms को डेवलप करने के क्या क्या फवाइद हैं। 5 फायदे यहाँ पे मेंशन है, और पेपर के एतबार से जितने मार्क्स का सवाल हो उतने पॉइंट्स लिखने जरूरी हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये सवाल 3 मार्क्स का आता है तो यू आर नॉट सपोज टू राइट 5 पॉइंट्स, बल्कि आप उसमें 3 पॉइंट्स भी लिखेंगे, सो दैट विल बी मोर देन इनफ। सो पहला एडवांटेज क्या है, इट इज अ स्टेप वाइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सॉल्यूशन टू अ गिवन प्रॉब्लम व्हिच मेक इट इजी टू अंडरस्टैंड। किसी भी मसले का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन जो है वो एल्गोरिथम में लिख दिया जाता है, जिसको समझना बहुत आसान हो जाता है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे मुझसे कहा जाए कि चाय बनानी है, ठीक है। अब मुझे ये तो पता है कि चाय बनाने में दूध डलता है, पत्ती डलती है, चीनी डलती है और पानी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मुझे इसका सीक्वेंस नहीं पता। तो मिसाल के तौर पर मैं खाली देगची में पत्ती डालकर गर्म करना शुरू कर दूं, अगर आप देखा जाए तो मैं गलत तो नहीं हूँ, मैंने गर्म करना था, और ऑल्दो के वो पानी डालकर पत्ती डालकर गर्म करना था, लेकिन मुझे तो किसी ने सीक्वेंस बताया ही नहीं कि भाई गर्म कब करनी है, चाय को उबाल कब देना है। तो अगर आपके पास स्टेप्स नहीं होंगे, सीक्वेंस नहीं होगा, तो आप सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। एल्गोरिथम का फायदा क्या होता है कि उसमें स्टेप ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, स्टेप्स होते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। पॉइंट नंबर 2 इज एन एल्गोरिथम यूजेस अ डेफिनेट प्रोसीजर, जिसकी जिक्र मैं भी आपसे करके आ चुका हूँ कि एक 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 एग्जैक्ट प्रोसीजर होता है कि आप ये स्टेप्स को फॉलो करेंगे
तो आपको ये चीज अचीव, ये टारगेट अचीव हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3 कहता है कि ये किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इस बारे में लेक्चर्स के अंदर डिस्कशन हो चुकी है कि वी यूज टू हैव टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस, लो लेवल लैंग्वेजेस, हाई लेवल लैंग्वेजेस। उनको सीखा जाए, उसके बाद फिर इम्प्लीमेंट किया जाए, लेकिन एल्गोरिथम इन तमाम झंझटों से आजाद है। बल्कि आप अपनी आसान सी जबान इंग्लिश के अंदर स्टेप्स को लिख दीजिए, और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप किसी लैंग्वेज का सहारा लेंगे, लेकिन एल्गोरिथम में किसी लैंग्वेज की जरूरत नहीं होती। पॉइंट नंबर 4 कहता है कि every step in an algorithm has its own logical sequence, so it is easy to debug। हर स्टेप के कोई ना कोई लॉजिकल मीनिंग्स होते हैं एल्गोरिथम के अंदर, तो उसको डिबग करना आसान काम होता है। एक स्टूडेंट ने सवाल भी पूछा था कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिबग। डिबग का मतलब होता है कि आपने जो एल्गोरिथम लिखा है उसको चला कर देखना, उसको टेक्निकल टर्म्स में कहते हैं कि उसको ड्राई रन करके देखना, उसके अंदर मुख्तलिफ इनपुट्स देखना और उसके बाद देखना कि उसके आउटपुट्स क्या आ रहे हैं। Point number 5 says by using algorithm, the problem is broken down into smaller pieces or steps. Hence, it is easier for programmer to convert it into the actual program। देखिए हमारा असल टारगेट क्या होता है, हमारा असल टारगेट तो ये प्रोग्राम बनाना है। लेकिन प्रोग्राम बनाने से पहले जितने भी लॉजिकल काम होने हैं, जितने भी कॉन्सेप्चुअल काम होते हैं, वो सारे के सारे एल्गोरिथम में होते हैं। तो चूंकि एल्गोरिथम के अंदर हम लोग अपने बड़े से मसले को छोटे छोटे मसलों के अंदर और फिर उसके सॉल्यूशंस के अंदर तोड़ चुके होते हैं, तो ये एक प्रोग्रामर के लिए बहुत आसान काम है कि वो उसको कन्वर्ट कर सके।